क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्रोमोजोमल एबरेशंस के बारे में बात करेंगे। क्रोमोजोम, जैसे कि आपको पता होगा, क्रोमोजोम किस प्रकार से बनी हुई है। आपकी डीएनए रहेगा और डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन की चारों तरफ इस तरीके से कंडेंस होते हुए वो बनाते हैं क्रोमोजोम्स फॉर्म्स। क्रोमोजोमल एबरेशंस का मतलब है कि क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आएगा। मान लीजिए क्रोमोजोम की इस पार्ट डिलीट हो जाएगा या तो इस पार्ट डबल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में जो बदलाव आता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोजोमल एबरेशंस। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो क्या होगा, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए में उनकी जो कोडिंग हिस्सा होता है वही तो हमारे कैरेक्टर को कैरी करता है ना। देखिए, आपकी बॉडी कलर क्या होगा, आपकी हेयर स्ट्रेट होगा, या ये सारी चीज़ें हमने देखा है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वगैरह। ठीक है, तो क्या होगा उसको तय करता है हमारे जीन। तो इसलिए जो क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में जो भी बदलाव आएगा, अल्टीमेटली ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि क्रोमोजोम में स्ट्रक्चर में डिलीट हो जाएगा तो कोई जीन अफेक्टेड होगा, ऐसा नहीं है। इस पार्ट में यदि कोडिंग सीक्वेंसेस है, यदि हमारे कोई कैरेक्टर को कैरी करने वाले जीन प्रेजेंट है, तभी वो बदलाव आएगा। ठीक है, सो जैसे कि हमने देखेंगे तो वो म्यूटेशन ला सकता है। म्यूटेशन जो होता है हमेशा हेरिटेबल होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन जब म्यूटेशन जर्मिनल सेल्स यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी में जो सेल्स प्रेजेंट होता है स्पर्म वोम बनाने में लिए, वही सेल में यदि वो बदलाव यानी कि म्यूटेशंस होगा, वही क्रोमोजोमल एबरेशंस होगा, देन इन नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट होता है, हेरिटेबल होता है। लेकिन जब सोमाटिक सेल्स में होता है, टेस्टिस ओवरी को छोड़ के, तो वो आदमी की जब डेथ होगा, ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ होगा, वो म्यूटेशन से उसके साथ साथ खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जर्मिनल सेल्स में जो बदलाव आता है वही ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन को। ह्यूगो डेवरिज ने म्यूटेशन के कॉज वही बताए थे। म्यूटेशन क्रोमोजोम में हो सकता है, यानी कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में हो सकता है, नहीं तो पर्टिकुलर जीन में हो सकता है। पहले आज हम बात करेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशंस के अंदर। क्रोमोजोम यदि आपने देखोगे, हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पाया जाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है ना। उसको यदि हम अरेंज करेंगे, हम हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से डिप्लॉयड यानी कि 23 पेयर, हर एक क्रोमोजोम पेयर में होता है। इसलिए हम उसको जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म जो है डिप्लॉयड कंडीशंस में रहेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, कुछ क्वाड्रिप्लॉयड होता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स वेरी करता है, लेकिन जिस ऑर्गेनिजम्स में डिप्लॉयड है तो उनके सारे ऑर्गेनिजम्स में डिप्लॉयड होना जरूरी है। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशंस जो होता है वो दो तरीके के होता है। एक तो रहेगा क्रोमोजोम की नंबर में चेंज होना। जैसे हम लोगों का सारे क्रोमोजोम्स इस तरीके से रहना जरूरी है। कभी कभी जैसे कि 21 ट्राइजोमी हो जाता है, 21 क्रोमोजोम नंबर जो रहेगा वो 3 नंबर में 3 हो जाएगा, तो जिस वजह से डिजीज कंडीशंस आ जाता है। या डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लॉयड बन जाएगा। ठीक है ना, कोई एक सेट ऑफ क्रोमोजोम वो नंबर में 3 आपको देखने को मिलेगा। क्रोमोजोम की सेट ही चेंज हो जाएगा, वो नंबर में म्यूटेशन जब होता है तभी ये चीज़ें देखने को मिलता है। सेट ऑफ क्रोमोजोम गेट चेंज्ड, यानी कि एकदम सेट ही चेंज हो जाएगा, तो उसको हम पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एक मतलब कि जैसे हमारे केस में 23 पेयर होता है, उनमें से कोई एक पेयर में बदलाव आएगा। वही जैसे मैंने बताया कि 21 ट्राइजोमी होता है। और पूरा का पूरा क्रोमोजोम नंबर में जब चेंज आएगा, यानी कि 2n था वो 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से सेट में चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। लेकिन क्रोमोजोमल एबरेशन जो होता है, क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर में जब बदलाव आता है उसको हम बोलेंगे क्रोमोजोमल एबरेशंस। तो क्रोमोजोमल एबरेशन बोलेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन इन द क्रोमोजोम। क्योंकि आप हम जो बोल रहे हैं कि हम ये क्रोमोजोम रहा है, उसके अंदर आपको इस तरीके से डीएनए देखने को मिलेगा। कौन सी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, मान लीजिए इस पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है या इस पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे जो बदलाव आएगा अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द चेंज इन द जीन में चेंजेस हो लाएगा। समझ रहे हो ना। मान लीजिए इस पर्टिकुलर पार्ट डिलीट हो गया, तो इस पर्टिकुलर पार्ट जब डिलीट होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में जो भी जीन प्रेजेंट है और वही जीन जिस कैरेक्टर के लिए कोडेड है वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वो कैरेक्टर ही नहीं रहेगा। सो क्रोमोजोमल एबरेशंस जो होता है, चेंजेस इन्वॉल्व इन क्रोमोजोमल, मतलब कि सेम क्रोमोजोम में भी हो सकता है, इंट्रा
क्रोमोजोम एक ही क्रोमोजोम में हो सकता है, जैसे आपने इसे पढ़े होंगे, एक ही क्रोमोजोम में हो सकता है, या तो इन बिटवीन टू क्रोमोजोम, इंटर क्रोमोजोम। मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 1 है और एक हम क्रोमोजोम बनाएंगे, मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 5 है, तो वो दोनों के बीच में भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट इधर चला जाएगा, इस पर्टिकुलर सेगमेंट इधर आ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। दो अलग अलग क्रोमोजोम के बीच में भी हो सकता है, सेम क्रोमोजोम के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे क्या क्या आ जाएगा आपका, डिलीशन, इन्वर्जन, देन ट्रांसलोकेशंस, डुप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पर और एक होगा डुप्लीकेशंस। ये सारे आ जाएंगे किसके अंदर, आपका क्रोमोजोमल एबरेशंस के अंदर। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिलीशन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रोमोजोम्स के पार्ट जो है वो डिलीट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक क्रोमोजोम है, जो ABCD लिखा है वो जीन की पार्ट है, क्योंकि कौन सी हिस्सा, पर्टिकुलर हिस्सा डिलीट होगा, या ठीक है ना, मान लीजिए इस पर्टिकुलर हिस्सा डिलीट हो रहा है। यहाँ पे आप फिगर में जैसे देख सकते हो, यहाँ पर ABCDEF है, तो यहाँ पे जो डिलीट होने के बाद ABCD रहा है, इस पर्टिकुलर हिस्सा वो डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, क्रोमोजोम की इस पर्टिकुलर हिस्सा रिमूव हो गया, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो भी जीन प्रेजेंट है वो भी रिमूव हो गया। सो डिलीशंस, लॉस ऑफ सर्टन पार्ट, इसको इंट्रोकैलेटेड पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम जो होता है बीच में भी होता है और टर्मिनल एंड में भी होगा। इसके अकॉर्डिंग हमने दो देखा है, डिलीशन दो तरीके का होता है, एक टर्मिनल डिलीशन, टर्मिनल एंड में यहाँ पे देख सकते हो ये कंडीशन 1 है, लास्ट वाला हिस्सा वो डिलीट हो चुका है। इसमें आप देखोगे इस कंडीशन 2 है, ये टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल से डिलीट हुआ है, तो टर्मिनल डिलीशन होगा, मिस्ड हो गया लास्ट पार्ट। इंटरस्टिशियल डिलीशंस का मतलब है कि मिडिल में, है ना, मिडिल में आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए मिडिल में 2 कट आएगा, ABCDF जीन प्रेजेंट है, B एंड C के बीच में कट हुई है, एंड आपका B एंड C यहाँ पर देखिए D एंड इसके बीच में कट हुई है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे ABEF क्रोमोजोम आ गया, CD आपका रिमूव हो गया, तो इसको हम इंटरस्टिशियल डिलीशन यानी कि बीच में डिलीशन हुआ है। तो इस वजह से क्या होगा, इस पर्टिकुलर हिस्सा, मान लीजिए यहाँ पे EF जो है, ये कोई बॉडी के एक प्रॉपर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लीजिए ये आपकी टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान लीजिए, है ना। यदि वो रिमूव हो जाएगा यानी कि डिलीट हो जाएगा, हमारे अल्वियोलर सेल्स, टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स जो होता है वो नहीं बन पाएगा, तो लंग्स के सर्फेक्टेंट नहीं बन पाएगा, तो आदमी की डेथ हो जाएगा। समझ लो ना, वो लिथाल भी हो सकता है, उनकी बहुत बड़ा रोल है। कौन, मतलब कि कब, क्योंकि म्यूटेशन जो होता है सडन होता है ना, तो सडनली यदि मान लीजिए वही पर्टिकुलर एक मतलब कि एक्सट्रीमली नेसेसरी जीन डिलीट हो गया, देन दैट लीड्स टू लिथैलिटी, डेथ करने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे डिलीशन इन क्रोमोजोम नंबर 6 वुल्फियन एस्टिजम सिंड्रोम्स बनाता है, डिलीशन इन क्रोमोजोम नंबर 15 प्राडर-विल्स एंड एंजलमैन सिंड्रोम्स बनाता है, क्रोमोजोम शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोजोम नंबर 5 जो कि क्राइडोचर सिंड्रोम्स बनाता है। ठीक है, ये डिलीशन होने की वजह से इस पर्टिकुलर क्रोमोजोम के अंदर हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे डुप्लीकेशंस, डुप्लीकेट करना, एग्जैक्ट कॉपी बनाना। तो यहाँ पे रिमूव हो गया था, यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर जीन और एक बार एक्सप्रेस हो जाएगा। मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, इस पर्टिकुलर हिस्सा और एक बार एक्सप्रेस हो गया, तो जिस वजह से कोई एक पर्टिकुलर जीन है, तो मान लीजिए यहाँ पर A था, इस A 2 बार आ जाएगा, जितने बार रिपीट होगा उतने बार आएगा, तो जितने जीन रहेगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यदि वहीं पर एक्सप्रेसेबल यानी कि कोडिंग जीन प्रेजेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये जो होता है ये इतना मतलब कि लिथाल नहीं होता है, वायबल होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहेगा, लेकिन ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा चीज़ मिलता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका रहता है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। So in this phenomenon, extra chromosome segment attached to its normal homologous chromosome, so that a gene or set of gene represent twice in the same chromosome। जैसे मैंने बात की कि पर्टिकुलर जीन यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ABCD था, तो ABCDE फिर आपने CDE और एक बार देखिए ये रिपीट हो गया, 2 बार आ गया। तो इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर रिवोल्यूशंस। मान लीजिए कोई एक जीन है जो ऑर्गेनिजम्स को जिंदा सस्टेन करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, वो आगे चलकर वो ज़्यादा रहने भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर एक ऐसा जीन है जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएगा, हाई टेम्परेचर को, पर्टिकुलर ए जीन हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएगा। अभी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएगा वो भी सस्टेन करेगा, क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ऐसा कुछ म्यूटेशन हुआ जिस वजह से ए जीन की नंबर ही इंक्रीज हो गया,
तो जिस वजह से उनके अंदर टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए ज़्यादा प्रोटीन बन रहा है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब कि जीन से एमआरएन होगा, एमआरएन से प्रोटीन होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, यदि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वही टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है, ज़्यादा है, तो वो अच्छे से सस्टेन करेगा। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। हमेशा ऐसा होगा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि मान लीजिए कोई जिन जरूरी मतलब नहीं है, वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है तो भी लिथल है, ठीक है। तो हमारी जो ग्लोबिन फैमिली होता है ना, ग्लोबिन फैमिली की जो प्रोटीन होता है वो वैसे ही बनी हुई है, ठीक है। हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आपने पढ़े होंगे, तो वो इस तरीके से डुप्लीकेशन की वजह से बनी हुई हैं, तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू डुप्लीकेशन डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन फॉर्मेशंस। मान लीजिए कोई एक्सेस प्रोटीन्स बन गया, तो जो कि डेवलपमेंट में कोई जितना, क्योंकि कोई भी चीज़ें एक बैलेंस में चीज़ें में रहना जरूरी है। लेस होगा तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी कभार वो बेनिफिटेड हो जाता है, हमेशा बेनिफिटेड होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि क्रोमोजोम नंबर 17 में यदि डुप्लीकेशंस हो गया, इस वजह से चारकोट मैरियन टूथ डिजीज टाइप 1 एंड डुप्लीकेशंस के यदि हम टाइप देखेंगे, दो तरीके के होता है। एक होता है टैंडम डुप्लीकेशंस, एक होता है रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशंस। देखिए टैंडम में के मतलब क्या होता है, जब डुप्लीकेशंस हो रहा है मतलब कि एक सेम चीज़ में होगा। यहाँ पर सी डी ई है, वही सी डी ई जीन में, जिनके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आया है, उसको हम टैंडम कहेंगे। रिवर्स टैंडम में क्या होता है, सी डी ई जो है ई डी सी हो गया, फिर आपका फिर सी डी ई है, ठीक है ना, वो उनकी ऑर्डर ही चेंज हो गया, सी डी ई था ई डी सी हो गया, ठीक है। उसको हम रिवर्स टैंडम कहेंगे, उसके बाद वो डुप्लीकेट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे इन्वर्जन के बारे में, थर्ड में, ठीक है। इन्वर्ट होना है ना, इन्वर्ट होना कोई भी चीज़ें, यानी कि ये क्या करेगा, इन्वर्जन में कोई भी जीन है, तो जीन प्रेजेंट है, वो अपने आप को 180 डिग्री रोटेट कर लेगा, रोटेट करने के बाद वापस वही एरिया में बैठ जाएगा। यहाँ पे जीन की ऑर्डर में मतलब कि कोई चेंजेस मतलब कि नहीं होता है, यहाँ पर 180 डिग्री रोटेशंस होता है, देन चले जाता है। यहाँ पर क्रोमोजोम की बीच में क्रोमोजोम के बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। यदि जो रोटेशन है वो सेंट्रोमियर की बगैर हो रहा है, यानी कि सेंट्रोमियर की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको हम पैरासेंट्रिक कहेंगे। पैरा का मतलब है कि बिसाइड्स, किसको छोड़ के, आपकी सेंट्रोमियर को छोड़ के। यदि सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व करके रोटेशंस हो रहा है तो हम उसको पेरीसेंट्रिक कहेंगे। पेरी का मतलब क्या है, पेरी पेरी मतलब कि उसकी चारों तरफ। यदि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेंट्रोमियर है, इस साइड्स में ए बी जीन है, इस साइड्स में सी डी ई जीन है। पैरासेंट्रिक में आप देखोगे सी डी जो भी बदलाव आई है सी डी ई जीन में आई है, तो ये अपने आप को 180 डिग्री रोटेट कर लेगा। मान लीजिए एक ऐसा क्रोमोजोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोजोम है, ठीक है, ये अपने आप को इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रोमियर रहा है, तो ए बी सी डी ई इस तरीके से है, तो ए बी इधर उनकी यहाँ रहा है, तो यदि हम बात करेंगे सी डी ई, तो यहाँ पर सी डी ई रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मान लीजिए एफ है कुछ इस तरीके से। तो जब हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे ए बी ई डी सी, तो आप कैसे लिखोगे, आप इस तरीके से काउंट करोगे, ए बी ई डी सी एफ ऐसे आओगे, ठीक है ना। तो ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से इधर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है इसमें, ठीक है ना, ई डी सी यहाँ पे होगा। तो रोटेशंस कुछ 180 डिग्री इस तरीके से हो रहा है। यदि रोटेशन सेंट्रोमियर को लेके होगा, ठीक है ना, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ पे जैसे देख सकते हो ए, देखिए ए, फिर हमने देखा कि डी सी बी हो गया, ठीक है ना, बी जीन, क्योंकि बी सेंट्रोमियर की इधर साइड्स में था, अभी इधर हो गया, तो यहाँ पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए हम उसको पेरीसेंट्रिक कहेंगे। तो यहाँ पे आपने क्लियर हो जाओगे कि किस तरीके से आपको काउंट करना है। यदि मान लीजिए कोई भी पिक्चर दे देगा कि और बोलेगा कैसे हैं, है ना, आपको इस तरीके से एक पिक्चर दे देगा और बोलेगा यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रोमियर है, कुछ इस तरीके से लिखेगा ए बी, ठीक है, ए बी सी डी ई, है ना, एफ जी एच। तो आप उसको लिखोगे कैसे, ठीक है। लिखने की तरीका हमेशा कैसे होता है, मैं जिस लिख रहा हूँ ऐसे लिखिए, ठीक है ना। आप कैसे लिखोगे,
ए बी ऐसे रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी रहेगा। ए बी के बाद आपको एफ लिखना है, ठीक है ना, आपको ऐसे जाना है, इस तरीके से होते हुए, इस तरीके से होते हुए ऐसे जाना है, ठीक है। ए बी के बाद एफ लिखना है, एफ के बाद ई लिखना है। देखिए ई के बाद सेंट्रोमियर आ रहा है, यहाँ पर बीच में सेंट्रोमियर है। फिर उसके बाद डी लिखना है, सी लिखना है, फिर आपको जी लिखना है, एच लिखना है। समझ में आए ना। तो यदि सेंट्रोमियर आप देखोगे बीच में है तो आप क्या करोगे, उसको पेरीसेंट्रिक कर लोगे। यदि यहाँ पर कोई सेंट्रोमियर की इस तरीके से कलरिंग नहीं दिया जाएगा तो आप इसको पैरासेंट्रिक लिखोगे, ठीक है। कैसे लिखना है समझ में आए ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। पारा पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक यदि आपने आप बात करेंगे, पैरासेंट्रिक, पारा का मतलब है कि जहाँ पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में आपको 50% स्टेरिलिटी, नॉर्मल गैमेट 25% एंड इन्वर्जन 25% गैमेट मिलेगा, क्योंकि हमारे जो क्रोमोजोम है ना इस तरीके से पाया जाता है, क्रोमाटिन इस तरीके से सिस्टर क्रोमाटिन की वजह से पाया जाता है। तो उनमें से कौन सी पार्ट जो है इन्वॉल्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से 4 रहेगा। 4 में से नॉर्मल रहेगा 50, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये नॉर्मल रहेगा। जो भी बदलाव आएगा इधर उधर इस तरीके से आएगा, तो 25% इस तरीके से रहेगा। समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे कुछ कभी कभी एसेंट्रिक, जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जो होगा, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का मतलब है कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो सेंट्रोमियर यदि इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा क्रोमोजोम बनेगा जो कि डाइसेंट्रिक हो सकता है। एक ऐसा बनेगा जिसमें 2 सेंट्रोमियर आ जाएगा, ऐसा क्रोमोजोम बनेगा जिसमें 2 सेंट्रोमियर आ जाएगा डाइसेंट्रिक, और एक में कुछ सेंट्रोमियर ही नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो डाइसेंट्रिक और मोनोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स भी बन सकता है। तो क्रोमोजोम नंबर 9 की इन्वर्जन होने की वजह से आपकी वॉकर वर्गर सिंड्रोम एंड एक्यूट ल्यूकेमिया ये भी डिजीज होता है, याद रखिए। तो यहाँ पर नो गेन एंड नो लॉस ऑफ क्रोमोजोम होता है। यहाँ पर जैसे डिलीशन डुप्लीकेशन हमने देखा ना, इधर डिलीट हो जाएगा या तो डुप्लीकेट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होता है, बस ऑर्डर ऑफ द जीन चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसलोकेशंस के बारे में। आपको इतना चीज़ लिखना है, ट्रांसलोकेशंस क्या होता है, हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में होता है। उसमें जो हमने देखा कि डिलीशन डुप्लीकेशंस या इन्वर्जन ये होमोलोगस क्रोमोजोम में होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो कौन सी टाइप की क्रोमोजोमल एब्रेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हो गया ट्रांसलोकेशंस। यहाँ पर देखिए नॉन होमोलोगस का मतलब है जैसे कोई भी, जैसे हमारे क्रोमोजोम हमेशा इस तरीके से जोड़ा में पाया जाता है, एक फादर साइड्स में क्रोमोजोम आ रहा होगा, एक मदर साइड्स में, ठीक है। तो ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। क्रोमोजोम नंबर 1 एंड क्रोमोजोम नंबर 5 ये अपने आप में नॉन होमोलोगस होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों अपने आप में होमोलोगस होंगे, ये दोनों अपने आप में होमोलोगस होंगे, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे 1 को 5 के साथ वो नॉन होमोलोगस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है बैलेंस ट्रांसलोकेशन। मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 1 की एक छोटा सा पार्ट, ठीक है ना, एकदम छोटा सा पार्ट जाके क्रोमोजोम नंबर 5 के साथ अटैच हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो उस कंडीशंस में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। मान लीजिए हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है आपके इतना अच्छा ज़्यादा जीन प्रेजेंट नहीं है ना, ये जीन ही नहीं है, तो उस केस में ये बैलेंस्ड है, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा सा सेगमेंट क्रोमोजोम नंबर 1 की, इतना बड़ा सेगमेंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सेगमेंट जो है वो इधर चला गया, तो इतना बड़ा, जितना ज़्यादा लंबे सेगमेंट्स रहेगा, लॉन्ग आर्म रहेगा, तो उतना ज़्यादा जीन जाने की प्रोबेबिलिटी रहता है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उनकी होमोलोगस क्रोमोजोम के साथ ये रहेगा, ठीक है ना। ये चला गया इधर इस साइड्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिसेसिव जीन रहेगा मान लीजिए वो डोमिनेटेड कैरेक्टर शो करने लगेगा, क्योंकि ये इधर चला गया, ठीक है। व्हेन एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन, रोबोट्सन ट्रांसलेशन होता है। इस केस में क्या होता है, ट्राइजोमी सेन क्रोमोजोम नंबर 13, 14, 15 एंड फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम से यदि हम बात करेंगे, एक्सचेंज हो रहा है क्रोमोजोम नंबर 22 एंड 9 के बीच में, जो कि एक्यूट लिम्फोमिया ल्यूकेमिया ALL, ठीक है ना, ये बनाता है। सो ये होता है क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशंस के बारे में। ये हो गया क्रोमोजोमल एब्रेशंस। और क्रोमोजोम की नंबर की यदि हम बात करेंगे, जो न्यूमेरिकल चेंजेस आ रहा था, एक था पॉलीप्लॉइडी और एक था अन्यूप्लॉइडी, है ना। पॉलीप्लॉइडी एक था अन्यूप्लॉइडी।
कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम चेंज हो जाएगा। जैसे नॉर्मली जो एक क्रोमोजोम को आपने ऐसे नंबर में एक्स लिखते हो, समझ रहे ना, एक्स क्रोमोजोम को हम एन सेट बोलते हैं। मान लीजिए हर एक ऑर्गेनिजम्स में ऐसे होता है क्रोमोजोम। यदि कोई ऑर्गेनिजम्स में ऐसे जोड़ा में रहेगा क्रोमोजोम तो हम उसको 2n बोलते हैं। ये उनकी एन फॉर्म होता है। कोई ऑर्गेनिज्म में उनके जो क्रोमोजोम इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है ना, जैसे फीस वगैरह होते हैं उनका डिप्लॉइड नहीं है, ठीक है ना, तो उन लोगों का इस तरीके से होता है। तो मान लीजिए ये होता है 3n कंडीशंस। ऐसा कोई बदलाव होगा जिस वजह से उनका 3n वाला जो है ना वो 4n हो जाएगा। सेट ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होगा उनका चेंज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम इधर लॉस हो जाएगा या तो गेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए 3n है 4n हो जाएगा, या 3n था ये 2n हो जाएगा, एक क्रोमोजोम है जो ना डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया पॉलीप्लोइडी। इसको आपको लिखना नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि क्रोमोजोमल एब्रेशंस में ये न्यूमेरिकल चेंज होता है। हमको स्ट्रक्चरल चेंज लिखना है। स्ट्रक्चरल चेंज के मतलब होता है कि क्रोमोजोमल एब्रेशन, न्यूमेरिकल चेंज नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको पूछा जाएगा कोई MCQ के अंदर, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और एक होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोजोम लॉस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए सारे इस तरीके से हमारे से 23 पेयर है, ठीक है ना, 23 पेयर है, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम्स है ना, पर्टिकुलर क्रोमोजोम्स के नंबर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 रहना चाहिए था, ये 3 रहेगा, बाकी सारे 2n है, वही एक सिर्फ 2n+1 है। समझ में ना, जैसे हमारे क्रोमोजोम नंबर 18 होता है, 13 होता है, 21 होता है, तो इसमें आ जाता है एडवर्ड, पटाव, है ना, डाउन सिंड्रोम्स, इस तरीके से चीज़ें होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम में इधर नंबर इंक्रीज होगा या तो, है ना, या तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, जैसे कि n हो जाएगा। मान लीजिए दोनों के दोनों रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है ना, तो ये n हो गया, n कंडीशंस आ गया, तो भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें एन्यूप्लॉइडी की कंडीशंस रहता है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे मैंने आपको बात की थी कि ये एन्यूप्लॉइड में एक कुछ मोनोजोमी कभी कभी हो सकता है, सारे ऐसे रहेंगे डिप्लॉइड कंडीशंस में रहेंगे, उनमें से एक ऐसा रहेगा जो कि मोनोजोमी कंडीशंस में रहेगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है 45X0 होता है, ऐसा क्रोमोजोम जिसमें क्या होगा 44 ऑटोजोम्स रहेगा। 6 क्रोमोजोम हमारा क्या रहना चाहिए था, डबल एक्स, 2x क्रोमोजोम रहेगा तभी तो फीमेल होगा। लेकिन इस बंदे के केस में 44 ऑटोजोम्स तो है, ये सही है, लेकिन एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है इसकी बॉडी के अंदर, 2 एक्स क्रोमोजोम नहीं होता है। इसलिए उनकी जो फीमेल है ना, उनकी रूडिमेंटरी ओवरी होता है, फीमेल तो है लेकिन उनकी ओवरी यूट्रस उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा क्योंकि और एक एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट है। तो 44 + 1 एक्स क्रोमोजोम, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम उनके केस में कितना हो गया, 45 हो गया, जो कि नॉर्मली कितना होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोजोम 46 रहता है, लेकिन उनके केस में नहीं है। समझ में आए ना, तो इसको हम मोनोजोम कहेंगे। तो 2 रहना चाहिए था एक्स क्रोमोजोम, लेकिन उनके केस में एक एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है। ट्राइजोमी का कंडीशंस के मतलब है कि सारे सब रहेंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। ह्यूमन की यदि हम बात करेंगे सब इस तरीके से डबल डबल रहेंगे। उनमें से कौन सी देखने को मिलता है आपको, डाउन सिंड्रोम्स जो होता है 21 क्रोमोजोम्स में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्रोमोजोम नंबर 21 जो होता है नंबर में आपको 3 रहेगा। मान लीजिए ये 21 है, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 क्रोमोजोम्स देखने को मिलेगा। यदि 21 नंबर ऑफ क्रोमोजोम में और एक क्रोमोजोम ज़्यादा हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डाउन सिंड्रोम। यदि 13 क्रोमोजोम्स में ये हो रहा है उस पटाव सिंड्रोम होता है। यदि 18 में हो रहा है एडवर्ड, तो आपने 13, 18, 21, तो उसको आपने ऐसे याद रख सकते हो, 13 में पटाव, 18 में एडवर्ड, 18 एडवर्ड ई याद रखिए, एंड 21 में आपका डाउन PED आपने याद रखिए, 13, 18, 21। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है। और आपने यदि क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम्स देखोगे, जैसे ऐसा एक ऑर्गेनिजम्स है जिसमें 44 ऑटोजोम्स तो रहेगा, सही है, लेकिन उनके केस में क्या होता है 2 एक्स क्रोमोजोम और एक वाई क्रोमोजोम है। वाई क्रोमोजोम है तो मेल बनेगा, लेकिन 2 एक्स क्रोमोजोम है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हमारे बॉडी के अंदर ऐसा रहना जरूरी है, 44 ऑटोजोम के साथ आइदर XX कंडीशंस रहेगा, नहीं तो 44 क्रोमोजोम के साथ XY कंडीशंस रहेगा। ये मेल वाला कंडीशन, ये फीमेल वाला कंडीशन, लेकिन ये कंडीशंस जो होता है ये क्लिनीफिल्टर्स कंडीशंस होता है। समझ में आए ना, आपको क्लियर हुआ ना। तो ये एक्स क्रोमोजोम में कोई बदलाव होगा तो क्लिनीफिल्टर्स, नहीं तो टर्नर्स हो सकता है, ठीक है। ऐसा पूछा जाता है कि टर्नर्स मोनोजोमी है या ट्राइजोमी है, तो याद रखिए टर्नर्स लिखा है, ट्राइजोमी ये नहीं है, टी नहीं है ना, टर्नर्स मोनोजोमी है। क्लिनीफिल्टर्स जो होता है ट्राइजोमी होता है। क्वेश्चन वही से पूछा जाता है, याद रखिए।
तो ये है पूरा का पूरा आपकी क्रोमोजोमल एब्रेशंस एंड क्रोमोजोमल म्यूटेशंस के बारे में मैंने आपको बता दी। तो जब म्यूटेशंस पूछेगा तो आपको क्रोमोजोमल म्यूटेशंस तो आप उसको न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंज लिखना है। जब आपको एब्रेशंस पूछेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रोमोजोमल स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में, यानी कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, ये चारों चीज़ों को लिखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।